दोस्तों नमस्कार। आपने कच्चे धागे की मजबूती की कहानी में पार्ट 1 में सुना था हरिया और उसकी पत्नी सुलोचना की मृत्यु हो जाती है। बिक्की वकील साहब के बाग में रहने लगता है। बिक्की को वकील साहब डांटते हैं रेशमा के कमरे में जाने के लिए। बिक्की फिर भागते हुए जंगल की तरफ गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। उसके आगे की कहानी सुनेंगे। जंगल से रास्ता होकर अगले सड़क में मिलता था। बिक्की के मन में आया, इस गांव में क्या रखा है, इसको छोड़ना ही मेरे लिए हितकर है। आज उसे अपने अम्मा बाबू की बड़ी याद आ रही थी। वह जंगल के रास्ते से आगे बढ़ता जा रहा था। सूर्य लालिमा लिए डूब रहा है। पक्षी अपने घोंसले की तरफ मुड़ चुके थे। पालतू पशु अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। बिक्की सुनसान रास्ते से जंगल से होकर जा रहा है। आधे जंगल तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। उसे डर भी होने लगा कि कोई हिंसक जानवर ना मिल जाए। वह अपने गुलेल हाथ में लिए हुए हैं और किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार है। जाते जाते उसने देखा कि एक सफ़ेद रंग की कार रास्ते में खड़ी है। उसकी लाइट जल रही है और 20-25 बंदरों का झुंड उस गाड़ी को घेर कर बड़े बड़े दांत निकाल रहे हैं। और गाड़ी में एक महिला और पुरुष बैठे हुए हैं। वे बहुत घबराए हुए हैं। गाड़ी का शीशा बंद है। कुछ बंदर बोनट पर बैठकर दांतें निकालकर डरा रहे हैं। गाड़ी में बैठे महाशय सूरज एक राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और महिला बिंदु उनकी पत्नी है। ये लोग शहर से गांव एक रिश्ते में जा रहे थे। अचानक एक बंदर गाड़ी के सामने आ गया। बंदर को बचाने के चक्कर में गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। जिधर गाड़ी टकराई उधर ही बंदर गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी दोबारा चालू ना हो सकी। तभी बंदरों का एक झुंड उनको घेर लिया। बाहर निकलने की उनकी हिम्मत ना थी। सूरज गाड़ी बनाने वाले के पास फ़ोन किए हुए थे, परंतु उसे 1.5 घंटे पहुंचने में लगता और वह रास्ते में था। बिक्की ने यह दृश्य देखते ही अपना गुलेल और कंचा संभाल लिया और बंदर गुलेल को देखकर डरने लगे और उसने गुलेल से मारकर भगाने की कोशिश करने लगा। कुछ बंदर दांत निकाले उसके सामने आ जाते, परंतु बिक्की बिना डरे ताबड़तोड़ हमला करता रहा। अंत में बंदरों का झुंड वहां से भाग खड़ा हुआ। बिक्की कार के पास आकर खड़ा हो गया। सूरज ने तुरंत कार से निकले। उनके माथे पर तनाव की लकीरें थीं। उन्होंने इस बालक की हिम्मत देखकर उनके हृदय में जोश का संचार हुआ और वे उस लड़के को गले से लगा लिए। उसकी पीठ थपथपाते हुए हिम्मत की तारीफ करने लगे। बिंदु भी कार से नीचे उतरी और मुसीबत से उबारने के लिए धन्यवाद देते हुए बोली, बेटा तेरा नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है? बिक्की ने जवाब दिया, मेरा नाम बिक्की है, और अपना सिर नीचे कर लिया। तो सूरज ने पूछा, बेटा बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? फिर बिक्की को सूरज ने ध्यान से देखा तो उसके रोने से उसकी आंखें लाल और गाल पर निशान पड़ा हुआ था और वह समझ गया कि बच्चा मुसीबत में है। उनके प्रेम पूर्वक पूछने पर बिक्की ने पूरी कहानी बता दी। सूरज और बिंदु के शादी हुए 15 वर्ष हो गए थे, परंतु उन्हें कोई संतान का सुख नहीं मिला। मैकेनिक आ चुका था और उसने कार ठीक कर दिया था। दोनों पति पत्नी ने निर्णय लिया कि बिक्की को अपने बेटे की तरह पालन पोषण करेंगे और वे दोनों बिक्की को लेकर दिल्ली चले आए। बिक्की की वेशभूषा में बदलाव हुआ और उसे पढ़ने का जो कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, अवसर प्राप्त होते ही बिक्की मन लगाकर पढ़ना शुरू किया। सूरज जल्दी ही पहचान लिए कि यह लड़का प्रतिभाशाली है और उनके मन में यह बात घर कर गई कि बिक्की को अच्छा माहौल देकर इसके भविष्य को अच्छा बनाया जा सकता है। बिक्की का विद्यालय में भी अध्यापक द्वारा प्रशंसा की जाती थी और वह हर परीक्षा में अव्वल आता था। समय बीतता गया। 20 वर्ष व्यतीत हो गए। बिक्की अब डॉक्टर बी केशवनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद उनकी पोस्टिंग उसी गांव के सरकारी अस्पताल में हुई है जहां उसका जन्म स्थान था। नए डॉक्टर के आने से कर्मचारियों में उत्साह की लहर थी। बिक्की के सरल स्वभाव और हंसमुख चेहरे से रोगी और कर्मचारी उसे बहुत ही पसंद करते थे। जिस तरीके से डॉक्टर बी केशवनाथ रोगियों की हालचाल पूछते, उनकी सेवा करते,
लोग उन्हें इसी व्यवहार से देवता के समान पूजते थे। दूर दूर के गांव में भी केशवनाथ की ख्याति फैली हुई थी। उनके उपचार से गंभीर रोगी उठ खड़ा हो जाता था। सीनियर डॉक्टरों में भी डॉक्टर बी केशवनाथ की बहुत इज्जत थी। उनके सेवा और समर्पण के कारण वे लोग बहुत प्रशंसा करते थे। बी केशवनाथ के दिल में अपने गांव को देखने की पहले से ही इच्छा जागी थी, लेकिन व्यस्तता के कारण वे जा ना सके थे। परंतु आज 2 महीने बाद बी केशवनाथ अपने मित्र के साथ गांव टहलने गए। जो पगडंडी थी वह रोड बन चुके थे। वे उधर से वकील साहब के बाग से गुजर रहे थे तो देखा जो पहले हरा भरा था वो खंडर हो चुका था। हरी भरी पत्तियां मुरझा चुकी थी और वकील साहब की हवेली भी केशवनाथ ने दूर से देखा तो ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कोई दूसरा निवास कर रहा हो। गांव के एक व्यक्ति पशुओं का चारा काटकर वापस आ रहा था तो बी केशवनाथ ने उससे वकील बलबीर के बारे में पूछे तो उस व्यक्ति ने बताया कि 10 साल पहले उनकी पत्नी को असाध्य रोग होने से उनकी हवेली और बगीचे को बेचना पड़ा, फिर भी वे अपनी पत्नी को ना बचा सके। बी केशवनाथ के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने गंभीर होकर पूछा कि वकील साहब कहाँ रहते हैं तो उस व्यक्ति ने बताया कि गांव के बगल में 1-2 कमरे का मकान बनाकर उसी में वह और उनकी लड़की रहते हैं। अब उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि किसी तरह लड़की का विवाह कर दें। या कहते कहते वह व्यक्ति आगे बढ़ गया। एक दिन बी केशवनाथ मरीजों को देखने में तल्लीन थे। लंबी लाइनों की कतार थी। उन्होंने देखा कि वकील साहब लाइन में खड़े हैं। कमर झुक गई है और बाल पककर सन हो गए हैं। कमर पर हाथ रखे हुए हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि बहुत थके हुए हैं। बगल में एक जवान लड़की, गोरा बदन, गोल मटोल चेहरा खड़ी हुई है। बी केशवनाथ को पहचानने में तनिक भी दिक्कत ना हुई कि यह तो रेशमा है। बी केशवनाथ चपरासी से दोनों को बुलाने का इशारा किया। चपरासी ने रेशमा से बोला, आप दोनों को डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। रेशमा ने वकील साहब के कंधे को पकड़कर बी केशवनाथ के पास गई। बी केशवनाथ ने वकील साहब को देखा तो उसके मन में वकील साहब के प्रति विद्रोह नहीं था, उसके हृदय में करुणा दया थी। उन्होंने वकील साहब से जबान बाहर निकलवाई तो देखा वकील साहब को काफ़ी कमजोरी थी और चेहरे पर तनाव था। रेशमा ने डॉक्टर साहब को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके मन में आज बिक्की की एकाएक याद आई, परंतु वह बिक्की को पहचान न सकी। बी केशवनाथ जरूरी दवाई देते हुए दूसरे मरीज को बुला लिया। रेशमा घर आने के बाद बिक्की की चर्चा अकस्मात छेड़ दिया। वकील साहब ने लंबी ठंडी सांसें लेते हुए पश्चाताप करते हुए बोले कि गुस्से में मैंने जो व्यवहार बिक्की के साथ किया था वह गलत था। घर बार बेचने के बाद मैं जानकी को ना बचा सका और पेट चलाने के लिए बेटी तुमको दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। आज मेरी भी मजदूरों जैसी हालत हो गई है। रेशमा वकील साहब के बगल में खड़ी होकर बोली, पापा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप तनाव ना लें, नहीं तो बीमारी और बढ़ जाएगी। वकील साहब ने भावुक होकर बोले कि जिस घर में जवान बेटी पड़ी हो और खाने के लिए लाले पड़े हों, वह दिल में कैसे सुकून आ सकता है। आज कोई भी सहारा नहीं मालूम पड़ रहा है और ना ही मदद के लिए कोई रिश्तेदार आगे आए। रेशमा खड़ी रही, उसके आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। एक दिन रात के 10 बज चुके हैं। सभी तरफ सन्नाटा है। टिमटिमाती लाइट जल रही है। पूर्णिमा का चाँद निकला हुआ है। रोज की तरह वकील साहब और रेशमा दरवाज़ा बंद करके सो रहे थे। अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर उठ बैठे। उन्होंने सोचा इतनी रात गए कौन हो सकता है। रेशमा भी जग गई। वकील साहब ने दरवाज़ा खोला तो देखा डॉक्टर साहब दरवाजे पर खड़े हैं। डॉक्टर साहब के प्रति वकील साहब को प्रेम और श्रद्धा थी। वे डॉक्टर साहब को सामने देखकर हक्का बक्का रह गए और पूछा कि डॉक्टर साहब इतनी रात को यहाँ कैसे आना हुआ। बी केशवनाथ ने पैर छुए। रेशमा दरवाजे के पास खड़ी होकर सब कुछ देखती रही। तभी वकील साहब ने कहा, बेटा मैं पहचाना नहीं,
आज मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे पैर छू रहे हो। बी केशवनाथ के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। उन्होंने बताया कि बाबूजी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बिक्की हूँ। अब वकील साहब के दिमाग में पूरा मंजर चलचित्र की तरह चलने लगा कि किस तरह इस अनाथ को मारकर घर से निकाल दिया था। वकील साहब के आंखों में आंसू आ गए और वे बिक्की के पैर पकड़ना चाहा, लेकिन बिक्की ने लपक कर गले से लगा लिया। उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि बाबूजी, आप क्या कर रहे हैं? वकील साहब बोले, बेटा, जो मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया था उससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बी केशवनाथ ने रेशमा की तरफ देखते हुए कहा कि बहन ने जो कच्चे धागे मेरे हाथ में बचपन में बांधे, अब वह मजबूत हो चुका है और अब भाई का फर्ज निभाने का समय आ गया है। रेशमा की आंखों में आंसू थे। वह बिक्की के गले लगकर रोने लगी। आज वकील साहब के चेहरे पर गर्व था। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।